दोस्तों, आप चेतन भगत को तो जानते ही होंगे, जो एक जाने माने ऑथर है और जिन्होंने कई सारी नॉवेल्स लिखी है। अधिकतर उनकी नॉवेल्स को लव स्टोरीज के रूप में आसानी से पहचान मिलती रही है। लेकिन आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो चेतन भगत की सभी नॉवेल्स से बिल्कुल अलग है। ये कहानी मिस्ट्री और एंटरटेनमेंट से भरपूर है। जैसा कि बुक के कवर पर लिखा हुआ है, द गर्ल इन रूम 105, कहानी इसी पर बेस्ड है। रोमांस और ड्रामा दोनों थोड़ा थोड़ा है, लेकिन सस्पेंस इसमें कूट कूट कर भरा है। चेतन भगत ने इस नॉवल में एक अलग रास्ता अपनाया है। दोस्तों, ये बुक एक थ्रिलर लव स्टोरी है। ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसे हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये एक सस्पेंस से भरी नॉवल है। हम अपनी लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा लोगों से सीखते हैं। कुछ साथ रहकर सिखाते हैं, कुछ जाते जाते हमारी जिंदगी बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आज की हमारी बुक द गर्ल इन रूम 105 में। सो फ्रेंड्स, हमारी इस स्टोरी में मेन 5 कैरेक्टर्स है, जिनके बारे में पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। पहला, केशव, ये एक आईआईटी स्टूडेंट है जो अभी एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाता है, जिसे अपनी जॉब बिल्कुल नहीं पसंद। वो हमेशा ट्राई करता रहता है कि वो अपनी जॉब चेंज कर ले। वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि पुरानी सोच रखने वाले, ट्रेडिशनल बिलीफ वाले परिवार से। केशव के पापा आरएसएस के एक मेंबर है। जारा जारा भी आईआईटी से ही है। वो अपनी पीएचडी कर रही है। जारा और केशव पहले रिलेशनशिप में थे। उनकी रिलेशनशिप फैमिली इश्यूज की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जारा एक कश्मीरी मुस्लिम है और जारा ही वो लड़की है जो कैंपस के रूम नंबर 105 में रहती है। तो दो मुख्य किरदारों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बाकी किरदारों को हम कहानी के साथ साथ देखेंगे। तो दोस्तों, नॉवल की शुरुआत फ्लाइट से होती है, जहां चेतन भगत हैदराबाद से दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ वाली सीट में एक लड़का बैठा है, जिसका नाम है केशव राज पुरोहित। केशव बहुत सारे चेतन के फैन की तरह एक कहानी सुनाना चाहता है। चेतन के एक्सप्रेशन ये सुनकर कुछ अच्छे नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी चेतन को लव स्टोरी सुनाते रहते हैं। वो बहुत बोर हो चुके थे, जिस पर केशव कहता है ये लव स्टोरी नहीं है, लेकिन आप केवल हाफ गर्लफ्रेंड या अनटोल्ड वर्ड्स ऑफ अ हर्ट लिखने के लायक है। जिस पर चेतन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उन्होंने केशव से कहा कि वो अपनी कहानी सुनाए। तब केशव ने बताया कि ये लव स्टोरी नहीं है, लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी लव स्टोरी से ही होती है। और केशव ने उनसे ये प्रॉमिस लिया कि अगर वो ये कहानी सुनना चाहते हैं तो उन्हें ये वादा करना होगा कि एक स्टोरी सुनकर ही वो इसे लिखेंगे जरूर। तो दोस्तों, केशव की कहानी का फर्स्ट सीन कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, जो हमारी भी कहानी का फर्स्ट सीन है। जारा का बर्थडे होता है। केशव हर साल उसे विश करता है, लेकिन इस बार वो किसी तरह अपने आप को रोक लेता है। वो सोचता है कि इस बार मैं उसे विश नहीं करूंगा। इसके बाद केशव और सौरभ दोनों अपनी मस्ती में डूब जाते हैं, वाइन के एक दो पैग लगाकर। सौरभ केशव को बहुत ही अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, जो उसी के साथ आईआईटी में पढ़ता था। वो दोनों धीरे धीरे इतने मस्ती में डूब जाते हैं कि सुबह के 3 बज जाते हैं। तभी केशव के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है। केशव जब उसे चेक करता है तो ये जारा का नंबर होता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वो नशे में है, लेकिन जब वो 2-3 बार उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि जारा ने ही उसे मैसेज किया है। जब वो फोन ओपन करता है तो उसमें 3-4 मैसेजेस पड़े होते हैं, जैसे तुमने इस बार मुझे बर्थडे पर विश क्यों नहीं किया, मिस यू, वगैरह वगैरह। केशव उससे पूछता है, क्या सच में तुम मुझे मिस कर रही हो? तब जारा कहती है, माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। केशव वो पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो पूछता है, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? जारा कहती है, कॉल क्यों, तुम आकर ही विश कर लो। इस पर केशव कहता है, अभी तो सुबह के 3 बजे है, तो अभी कैसे आ सकता हूँ? इस पर जारा कहती है, याद है तुम्हें हॉस्टल के बगल में जो पेड़ था, उस पर चढ़कर तुम अक्सर खिड़की से मेरे कमरे में आती थी। केशव पूछता है, रघु कहाँ है? उसे जवाब मिलता है, हैदराबाद में। केशव से ब्रेकअप के बाद जारा का एक नया बॉयफ्रेंड बनता है। उसका नाम ही रघु होता है। रघु और केशव पहले क्लासमेट हुआ करते थे। केशव को ये दोनों साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि केशव जारा को अभी भी बहुत ज्यादा लाइक करता है। फिर जारा उसे आने को कहती है। केशव भी बहुत ज्यादा खुश होता है, फिर फटाफट सौरभ को उठाता है। दोनों साथ में चल देते हैं।
आईआईटी के कैंपस में पहुंचने पर केशव गेट पर फेक आईडी दिखाता है। अंदर जाकर हॉस्टल के पास उसी पेड़ से जैसे वो पहले चढ़कर जाता था वैसे ही चढ़कर जारा के रूम में पहुंचता है। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। उसे लगता है कि जारा शायद सोने की एक्टिंग कर रही है या फिर लाइट ऑफ करके कहीं छिपी हुई है। वह अंदर घुसते ही हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जारा रिएक्ट ही नहीं करती तो फिर केशव उसके पास जाकर बैठता है। जब वो उसके सर पर हाथ रखता है तो महसूस होता है कि उसका शरीर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है। केशव को कुछ अजीब सा लगता है। वो फटाफट लाइट ऑन करता है। तब केशव देखता है कि उसके गले पर बहुत सारे निशान हैं। वो तुरंत उसकी नाक के पास हाथ ले जाता है लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही होती। उसकी पल्स चेक करता है, वो भी रुकी हुई होती है। केशव ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता है वो बर्थडे के दिन ऐसे मरी पड़ी है। वो तुरंत सौरभ को कॉल करता है, उसे सब कुछ बता देता है। सौरभ उससे वहां से फटाफट निकलने को कहता है क्योंकि अभी वहां रहना सेफ नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं अगर वो किसी को बिना इन्फॉर्म करे वहां से इस तरह भाग जाएंगे तो सबसे पहला शक उन्हीं पर जाएगा। इसलिए उन्हें तभी पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देना सही लगता है और वो जारा के कमरे से ही पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं। इसके बाद जारा के पेरेंट्स को भी कॉल करके इसके बारे में बताया जाता है। पहले तो इंस्पेक्टर राणा केशव और सौरभ से ही पूछताछ करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राणा वॉचमैन को पकड़ते हैं क्योंकि जारा के मर्डर के समय वह सीसीटीवी में कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन वॉचमैन का इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं होता। ये बात इन्वेस्टिगेशन से साफ हो जाती है। केशव इंस्पेक्टर राणा के साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। केशव को सबसे पहले प्रोफेसर सक्सेना पर डाउट होता है क्योंकि उसने कई बार जारा को हरास करने की कोशिश की थी। बाद में पता चलता है कि वो भी मर्डर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पैर में एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगा होता है जिसके कारण वो पेड़ पर चढ़कर मर्डर करने रूम तक नहीं पहुंच सकता। अब कुछ दिन बाद केशव जारा के पापा की मदद से जारा के रूम की तलाशी लेता है। उसे लॉकर में गन पाउडर, प्रेगनेंसी किट और सिकंदर के साथ सेल्फी मिलती है जिसमें जारा और सिकंदर एक साथ गन लेकर स्माइल कर रहे होते हैं। सिकंदर जारा का स्टेप ब्रदर है। वो कश्मीर के एक टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा होता है। अब केशव असलियत का पता लगाने कश्मीर जाता है। केशव सिकंदर से मिलता है। वह लोग जारा के बारे में उससे पूछताछ करते हैं लेकिन सिकंदर बार बार कहता है कि वो अपनी बहन का मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन केशव को सिकंदर पर शक बना रहता है। केशव को पूरा यकीन होता है कि सिकंदर ने ही जारा को मारा है क्योंकि जारा को उसके टेररिस्ट ग्रुप का पता चल गया था और जारा ये बात किसी को बता ना दे इसलिए सिकंदर ने ही उसे मार दिया होगा, जिसकी वजह से वो बार बार सिकंदर से पूछताछ करता है। लेकिन बाद में सिकंदर भी सुसाइड कर लेता है ये कहकर कि उसने जारा को नहीं मारा। अब वो अपने टेररिस्ट ग्रुप के लिए खतरा बन चुका है इसलिए खुद की जान ले रहा है। कुछ दिनों बाद केशव जारा का इंस्टाग्राम देख रहा था तो उसे जारा के पास बहुत महंगी ज्वेलरी दिखी। इसके बाद उसने एक दो वीडियोस देखे जिसमें जारा ने किसी आर्मी ऑफिसर के साथ सेल्फी ली थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वो कैप्टन फैज है। इसी ने जारा को एक्सपेंसिव ज्वेलरी दी थी। कैप्टन फैज का दिल्ली में भी एक घर है। अब ये लोग तहकीकात करने चुपके से कैप्टन फैज के घर जाते हैं। उसके रूम के लॉकर में भी एक प्रेगनेंसी किट व सोने के बिस्कुट मिलते हैं। केशव को डाउट होने लगता है। वो उसका लैपटॉप चेक करता है। उसकी सर्च हिस्ट्री में लास्ट सर्च अबॉर्शन और डाइवोर्स के बारे में ही मिलता है। केशव अब बिल्कुल श्योर हो जाता है इसी ने जारा को प्रेग्नेंट कर दिया होगा, किसी को पता ना चलने के डर से मार दिया होगा। अब केशव और सौरभ ये बातें किसी को नहीं बताते। वो जारा की 100th डे ऑफ डेथ पर एक गेट टुगेदर अरेंज करते हैं जहां पर वो जारा के सारे फ्रेंड्स और जो भी उसे जानते थे उन सभी को इनवाइट करता है। वो चाहता है कि किलर का नाम वहीं पर रिवील करेगा और फिर उसे वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस गेट टुगेदर पर जाने से पहले केशव हैदराबाद जाता है। हैदराबाद से लौटते समय ही केशव फ्लाइट में चेतन को ये स्टोरी बता रहा होता है। चेतन उससे मर्डरर का नाम पूछते हैं तो वो कहता है अभी गेट टुगेदर बाकी है। गेट टुगेदर में जारा के सभी परिचित लोग होते हैं, उसकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, सब लोग।
हैदराबाद जाने से पहले केशव रघु को कॉल करता है, जो कि जारा का प्रेजेंट बॉयफ्रेंड था और तलाश में और सारी इन्वेस्टिगेशन में केशव और सौरभ के साथ था। और वो रघु को बता देता है कि जो असली गुनहगार है, जारा का मर्डरर, पकड़ा गया है। रघु इस बात पे बहुत खुश होता है और केशव कहता है कि वो इसका खुलासा गेट टुगेदर में करेगा। अब जब वो लोग टेबल पर एक साथ बैठे होते हैं गेट टुगेदर के बाद, रघु, कैप्टन फेस, सौरभ और केशव और जारा के पिता, तो केशव कहता है कि जो भी जारा का मर्डरर है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। आपको लग रहा होगा कि केशव कैप्टन फैज का नाम लेगा, लेकिन केशव बताता है कि असली मर्डरर जारा का बॉयफ्रेंड रघु है। रघु कहता है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वह अपने आप को सही साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो एक्सेप्ट करता है कि वो ही इस स्टोरी का असली विलेन है। उसने ही जारा को मारा है। वो बताता है कि सब मुझे भोंदू बुलाते हैं। कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैंने उसका मर्डर किया है। मैंने अपने हाथों से उसे मारा। वो रात मुझे अच्छे से याद है। बेचारी जारा सो रही थी। सोते को मारना बहुत आसान होता है। वो मछली की तरह तड़प रही थी कि मैंने उससे कहा, सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे लिए केक नहीं ला पाया। पेड़ पर चढ़कर केक लाना पॉसिबल नहीं होता। वो अपनी मर्डर की पूरी प्लानिंग सबके सामने बताता है। मैं उसके रूम में 150 पर गया था। फिर 2:45 तक मैंने सारा काम खत्म कर दिया था। वह कहता है कि 55 मिनट तक जो भी किया उससे वह बहुत खुश था। इसके बाद मैंने केशव को भी मैसेज कर दिया, आई एम सो स्मार्ट। फिर मैं एयरपोर्ट चला गया। सौरभ पूछता है कि एयरपोर्ट क्यों? सब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जिस रात जारा का मर्डर हुआ उस रात रघु हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए किसी का शक रघु पर जाता भी नहीं। इंस्पेक्टर राणा ने उसकी फोन की लोकेशन भी चेक करी थी, क्योंकि शुरुआत में केशव को रघु पर भी डाउट हुआ था, लेकिन उसकी लोकेशन हैदराबाद ही शो हो रही थी। रघु हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारे फोन में कोई ट्रेवल ऐप है? इसे ओपन करके रात की फ्लाइट देखो, हैदराबाद से दिल्ली और सुबह दिल्ली से हैदराबाद की। सौरभ देखकर बताता है कि दिल्ली से लगभग 15 फ्लाइट्स है। रघु कहता है कि वह इंडिगो 63766 से दिल्ली आया था, फिर 4:45 पर इंडिगो की दूसरी फ्लाइट से हैदराबाद वापस गया। हैदराबाद में वो 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचकर 7:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके फोन का लोकेशन हैदराबाद इसलिए शो कर रहा था क्योंकि इसने हॉस्पिटल की नर्स को अपना फोन दे दिया था। उससे कहा था कि वह अच्छा फील नहीं कर रहा। रात को 12 बजे वो उसकी गर्लफ्रेंड को हैप्पी बर्थडे विश कर दे। वो हॉस्पिटल के रूम के बाथरूम से बाहर भाग गया था, फिर उसी से वापस आ गया। तो असली मर्डरर रघु था, कैप्टन फैज नहीं। ये बात सच थी कि कैप्टन फैज और जारा के बीच अफेयर चल रहा था। केशव बताता है कि उसे रघु पर डाउट क्यों हुआ था। पहले तो एक दिन केशव रघु से बात कर रहा था, तो बातों बातों में रघु जारा के बारे में वही सेम सेंटेंस कहता है जो उस दिन उसे टेक्स्ट मैसेज में आई थी, माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट हर। तब केशव को ये लाइन सुनी सुनी सी लग रही थी। फिर जारा का मैसेज खोलता है, उसमें भी उसके लिए वही लाइन लिखी थी, माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। फिर केशव के दिमाग में ये बात स्ट्रक होती है कि इतने साल हो गए, उसने जारा को बहुत मनाने की कोशिश की, फिर वो अचानक से ऐसी लाइन क्यों बोलेगी। केशव को इसलिए भी डाउट हो रहा था क्योंकि उसे रघु पर जारा के मर्डर का साफ मोटिव नजर आ रहा था। रघु जारा के साथ रिलेशनशिप में था, फिर भी फैज और जारा का अफेयर चल रहा था और आखिरकार रघु ही मर्डरर निकला। दोस्तों, कोई भी रघु की भोली भाली शक्ल देखकर कह नहीं सकता था कि वो मर्डरर हो सकता है। उसे सब भोंदू बुलाते थे और उसे यही बात परेशान करती थी, खटकती थी। और तो और जारा के पापा ने रघु को मुस्लिम में कन्वर्ट होने के लिए बोला था शादी के बाद, और रघु की आधी वेल्थ जारा के नाम पर ट्रांसफर कराई थी। तो जब उसे जारा के अफेयर और प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि वो अपनी इतनी मेहनत से कमाई हुई वेल्थ उसके साथ क्यों बांटे। इसलिए वो ये सारी प्लानिंग करता है। अब केशव को और भी दुख होता है कि जारा उस दिन उसे याद नहीं कर रही थी और जारा उसको याद करते करते नहीं मरी, क्योंकि वो मैसेजेस जो उसके पास आए थे वो असल में जारा ने नहीं, रघु ने भेजे थे।
दोस्तों, यहाँ खत्म होती है हमारी ये मिस्टीरियस कहानी। अगर आप इसकी अगले पार्ट की समरी भी चाहते हो, वन अरेंज्ड मर्डर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस बुक का एक फेमस कोट है, सच्चाई पर विश्वास करना अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन यह इसे कम सच नहीं बनाता है। मिलते हैं अगली बुक समरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।